हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। तो दोस्तों, आज हम अपनी पीटी 365 जो विजन आईएएस की है उसकी इन्वायरमेंट की मैगजीन का पार्ट 2 आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहे हैं। आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। तो दोस्तों, सबसे पहला जो टॉपिक है इसके अंदर वो हम पढ़ेंगे ग्लोबल मीथेन असेसमेंट का। क्यों रहा न्यूज में, जानते हैं। मामला क्या था कि ग्लोबल मीथेन असेसमेंट बेनिफिट्स एंड कॉस्ट ऑफ मिटिगेटिंग मीथेन एमिशन, ये पब्लिश किया गया बाय यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम इन एसोसिएशन विद द क्लाइमेट एंड द क्लीन एयर कोलिशन के द्वारा। तो अब आप कहेंगे मैम, ये क्लाइमेट और क्लीन एयर कोलिशन क्या है? तो ये जो है ना, ये इसकी शुरुआत की बात करें तो ये 2012 की बात है, जब बांग्लादेश, कनाडा, घना, मेक्सिको, स्वीडन और यूनाइटेड स्टेट्स की सरकारों ने अलॉन्ग विद द यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम के साथ ये सब एक साथ आए थे। उन्होंने कहा था कि हम यहाँ कदम उठाएंगे ताकि जो ये शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पोल्यूटेंट्स हैं इन्हें हम प्रॉपर डील कर सकें, ट्रीट कर सकें, एक अर्जेंट और एक कलेक्टिव चैलेंज के तौर पे। एंड यहाँ पे फॉर्म किया था इन्होंने क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन को। इस कोलिशन का जो सेक्रेटेरिएट है इसे होस्ट करा जाता है यूएनईपी, दैट इज यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा। ऑब्जेक्टिव है इम्प्रूव करना एयर की क्वालिटी को और क्लाइमेट को प्रोटेक्ट करना अपने एक्शंस के माध्यम से, ताकि ये जो शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पोल्यूटेंट्स हैं उन्हें रिड्यूस किया जा सके। मेंबरशिप की बात करें तो एक वॉलंटरी मेंबरशिप सरकारों की, साथ में इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस की, बिजनेस की, साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस की और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन की होती है। जी हाँ, इंडिया इसका एक स्टेट पार्टनर है और इंडिया इसका मेंबर है, तो आप देख सकते हैं। तो वापस से टॉपिक पे आते हैं। क्या पता लगाया रिपोर्ट के अंदर, फाइंडिंग्स क्या रही? तो मीथेन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है। मीथेन का एटमॉस्फेरिक कॉन्सेंट्रेशन अब मोर देन डबल हो गया है प्री इंडस्ट्रियल टाइम से। सिंस सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ड्राइव करी है क्लाइमेट चेंज में, मीथेन एटमॉस्फेयर के अंदर वो रिकॉर्ड लेवल तक पहुंच चुका है पिछले साल। इवन दो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम हो गया है ड्यूरिंग द पैंडेमिक, लेकिन हम कार्बन डाइऑक्साइड करते रहते हैं, मीथेन पे ध्यान ही नहीं देते। दूसरी बात ये देखने को मिली है कि रिड्यूसिंग एंथ्रोपोजेनिक एमिशन, देखिए यहाँ पे रिडक्शन हुआ है एंथ्रोपोजेनिक एमिशंस का 45% से। इससे यहाँ प्रिवेंट होगा राइस ग्लोबल वार्मिंग में बाय अप टू 0.3 डिग्री सेल्सियस बाय 2045। देख रहे हैं जरा से हमारे इतने सारे एफर्ट्स और फायदा कितनी दिनों बाद मिलेगा। उसके बाद वेरिंग मिटिगेशन पोटेंशियल। देखिए मिटिगेशन पोटेंशियल वेरी है बिटवीन कंट्रीज और रीजन। जैसे एग्जांपल बताऊं तो चाइना का जो मिटिगेशन पोटेंशियल है वो कोल प्रोडक्शन में और लाइफ स्टॉक में बेस्ट है। इंडिया का बताऊं तो वेस्ट सेक्टर में है। फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्री ये सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट पोटेंशियल है लो कॉस्ट मीथेन को कट करने के लिए। रिकमेंडेशंस क्या रही है मीथेन के एमिशन को कम करने के लिए? पहला तो है बिहेवियरल चेंज मेजर्स, ताकि एमिशंस एग्रीकल्चर से जो निकलते हैं उसे कम किया जा सके। जैसे फूड वेस्ट एंड लॉस को कम करें, लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट को इम्प्रूव करें, हेल्दी डाइट्स को अडॉप्ट करें, चाहे वो वेजिटेरियन हो या इसमें लोअर मीट या डेयरी कंटेंट हो। कुछ दूसरे मेजर्स की बात करें तो ट्रीटमेंट और डिस्पोजल वेस्ट, सॉलिड वेस्ट का ट्रांजिशन रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ चलिए। आइए ग्लोबल टैक्स हो मीथेन के एमिशन पे। तो ये सब कुछ कदम और उठाए जा सकते हैं। इससे रिलेटेड और न्यूज है ग्लोबल मीथेन इनिशिएटिव के बारे में। दोस्तों, इंडिया ने रिसेंटली को चेयर करा है इसको, स्टीयरिंग लीडरशिप मीटिंग को इसकी ग्लोबल मीथेन इनिशिएटिव की। GMI दैट इज ग्लोबल मीथेन इनिशिएटिव एक वॉलंटरी गवर्नमेंट और एक इनफॉर्मल इंटरनेशनल पार्टनरशिप है जिसे बनाया गया था ताकि जो है अपना उद्देश्य जो है पूरे ही वर्ल्ड में रिडक्शन कर सके एंथ्रोपोजेनिक मीथेन एमिशन का। आप किसके माध्यम से? पार्टनरशिप के माध्यम से अमंग डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज जिनकी इकोनॉमी अब बदल रही है धीमे धीमे। 2004 में इसको बनाया गया था। इसकी मेंबरशिप जो है इसमें 45 कंट्रीज की है।
जी हाँ, मेंबर इसका इंडिया जो है वो इसका मेंबर है। सब छोटी छोटी बातें याद रखना बहुत जरूरी है, बिकॉज ये सवाल बनता है क्या इंडिया इसका मेंबर है, तो हाँ इंडिया इसका मेंबर है। आइए कुछ बातें मीथेन के बारे में जानते हैं। दोस्तों मीथेन एक शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पोल्यूटेंट है। इसमें एटमॉस्फेरिक लाइफ टाइम रफली 1 डिकेड की, मतलब 10 साल की होती है। शॉर्ट लिव्ड का मतलब 5-10 मिनट मत सोचिएगा। सोर्सेज क्या है मीथेन के? नेचुरली बात करूं तो वेटलैंड्स, इनलैंड वाटर्स, जियोलॉजिकल ओशंस, टर्माइट्स, वाइल्ड एनिमल्स, परमाफ्रॉस्ट और वेजिटेशंस इसके कुछ सोर्सेज हैं। वही जगह एंथ्रोपोजेनिक की बात करूं तो फॉसिल फ्यूल प्रोडक्शन एंड यूज, साथ में एग्रीकल्चर और वेस्ट इसके सोर्सेज हैं। मीथेन अगर बात करें तो कंट्रीब्यूट करता है ग्राउंड लेवल जोन को क्रिएट करने में, जो कि एक डेंजरस एयर पोल्यूटेंट है। ओजोन की अगर मैं एट्रीब्यूट करूं मीथेन, एंथ्रोपोजेनिक मीथेन एमिशन से, तो करीब 500,000 प्रीमेच्योर डेथ होती हैं पर ईयर ग्लोबली। एंड ये हार्म करता है इकोसिस्टम को और क्रॉप्स को, कैसे? उनकी ग्रोथ और कम करके प्रोडक्शन को। मीथेन का जो शॉर्ट एटमॉस्फेरिक लाइफ टाइम का मतलब होता है कि अभी कदम उठाओगे तो ये क्विकली आप इसको एटमॉस्फेरिक कंसंट्रेशन से रिड्यूस कर पाओगे एंड रिजल्ट इन सिमिलरली रैपिड रिडक्शन इन द क्लाइमेट फोर्सिंग, जो कि एक इम्बैलेंस होता है ना रेडिएशन में एट टॉप ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर से, एंड ओजोन पोल्यूशन। अच्छा, कुछ बातें शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पोल्यूटेंट के बारे में जान ही लेते हैं जब इतना ज्यादा इस वर्ल्ड को बोल रहे हैं तो। देखिए, काफी पावरफुल क्लाइमेट फोर्सेस होते हैं जो एटमॉस्फेयर में रहते हैं काफी मच शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए कार्बन डाइऑक्साइड के कंपैरिजन में। येट इनका पोटेंशियल जो होता है ना एटमॉस्फेयर को गर्म करने का, वो कई गुना ज्यादा होता है। कुछ शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पोल्यूटेंट्स जो है वो काफी डेंजरस एयर पोल्यूटेंट्स भी होते हैं, जो काफी हार्मफुल इफेक्ट देते हैं लोगों को, इकोसिस्टम को और शॉर्ट लिव्ड प्रोडक्टिविटी को। दोस्तों, शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पोल्यूटेंट जैसे ब्लैक कार्बन, मीथेन, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं मैन मेड ग्लोबल ग्रीन हाउस इफेक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड के बाद, जो कि रिस्पॉन्सिबल है करीब 45% तक की ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में। आज की ब्लैक कार्बन जानते हैं, ये सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर है वार्म करने का प्लैनेट को बिहाइंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो तो समझ लीजिए बस ज्यादा लोगों में फैल गई है बाकी और भी हैं जो बिल्कुल पोल्यूशन फैलाने में सबसे आगे हैं। दूसरे टॉपिक बात करूं तो इंडिया ऑन कोर्स टू एक्सीड पेरिस क्लाइमेट चेंज कमिटमेंट्स। इंडिया देखिए अपनी कमिटमेंट्स पूरी कर रहा है इंटरनेशनल लेवल पे। आइए जानते हैं क्या है न्यूज। तो एट इंडिया ISA, दैट इज इंटरनेशनल सोलर अलायंस एनर्जी ट्रांजिशन डायलॉग 2021 में यूनियन मिनिस्टर ऑफ पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने हाईलाइट करे कि जो भी इंडिया ने गेन्स करे हैं एनर्जी ट्रांजिशन में। आइए जानते हैं इंडिया के NDCs के बारे में, ठीक है, जो नेशनल डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन है उसके बारे में। पहला है टू अचीव 40% ऑफ क्यूमुलेटिव इलेक्ट्रिक पावर इंस्टॉल कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल बाय 2030। दूसरा है कि हम एमिशंस की इंटेंसिटी को कम करेंगे ऑफ इट्स GDP बाय 33 to 35% फ्रॉम 2005 लेवल बाय 2030, और साथ में क्रिएट करेंगे एडिशनल कार्बन सिंक को 2.5 से 3 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का या इक्विवेलेंट का थ्रू एडिशनल फॉरेस्ट और ट्री कवर लगा के। अभी तक इंडिया ने क्या अचीवमेंट्स पाई हैं? हमने माइलस्टोन 100 गीगावाट ऑफ इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी का अचीव कर लिया है। 38.5% इंडिया का जो इंस्टॉल पावर जनरेशन कैपेसिटी है ये क्लीन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स पे बेस्ड है, जो कि 4th पोजीशन है पूरे ही वर्ल्ड में इन टर्म्स ऑफ इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी, और 5th है सोलर में। इंडिया ने यहाँ पे एमिशन रिडक्शन भी पाया है 28% का 2005 के लेवल से, अगेंस्ट द टारगेट ऑफ 35% बाय 2030 जो कि कमिट करा है इसने अपने नेशनल डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस में। दोस्तों, कुछ रिलेटेड न्यूज के बारे में जानते हैं। सिर्फ 110 कंट्रीज जो हैं वही पार्टी हैं पेरिस अकॉर्ड का जिन्होंने सबमिट करा है अपडेटेड NDCs को अपना कार्बन एमिशन को लिमिट करते हुए। चाइना और इंडिया हैव मिस्ड UN डेडलाइन। UN की डेडलाइन जो दी थी उसमें चाइना और इंडिया ने उसे मिस कर दिया है।
आते हैं नेक्स्ट हेड टॉपिक की तरफ। हालांकि मुझे इस दोनों टॉपिक्स को ऊपर वाले कर देना चाहिए था लास्ट लेक्चर में, लेकिन कोई बात नहीं, अब हो गया तो हो गया। अब यहाँ बात करते हैं इंटरनेशनल कन्वेंशंस एंड इनिशिएटिव्स के अंदर सबसे पहला टॉपिक जो कि है COP26 का। क्यों रहा न्यूज में? दोस्तों 26 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑफ द यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज दैट इज UNFCCC इन ग्लासगो के अंदर जो हुई, इसे होस्ट करा यूके ने, ये रिसेंटली हुई है। जानते हैं थोड़ी बातें न्यूज के बारे में। तो कॉन्फ्रेंस के अंदर 16 सेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का भी इंक्लूड करा गया, सर्विंग एज अ मीटिंग ऑफ द पार्टीज टू द क्योटो प्रोटोकॉल CMP16 एंड थर्ड सेशन ऑफ conference of the parties serving as the meeting of the parties to the Paris agreement that is CMA3। ठीक है, तो ये भी कॉन्फ्रेंस के अंदर इंक्लूड करा गया। अब देखिए COP26 इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका एम है पेरिस रूल बुक को फाइनलाइज करने का, फॉलोइंग द 2019 COP25 समिट जो मैड्रिड में हुई थी, जहां पे बहुत सारे इश्यूज पे अग्री नहीं करा गया था, एंड ये पब्लिश्ड हुई थी नेक्स्ट ईयर अंडर द रूल 16 ऑफ द UN क्लाइमेट प्रोसेस। दोस्तों कॉन्फ्रेंस एंड हुई जिसमें सारी ही 197 पार्टीज जो UNFCCC की थी, उन्होंने अग्री करा ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट में, जो ग्लोबल एग्रीमेंट है जो एक्सेलरेट करता है एक्शन क्लाइमेट के लिए इस डिकेड में, एंड कंप्लीट किया यहाँ पे इसने पेरिस रूल बुक को। पैक्ट का एम था कि हम ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक लिमिट करेंगे 2030 तक, एज अग्रीड अंडर द 2015 पेरिस क्लाइमेट, एंड कट करेंगे ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को 45% से बाय 2030, एंड इसे जीरो लेकर आएंगे ओवरऑल बाय 2050। तो ये पूरी बात हुई। अच्छा, इंटेंडेड गोल्स क्या थे COP26 के, जानते हैं। पहला तो आपने पढ़ा 1.5 डिग्री सेल्सियस का, नेट जीरो और 1.5 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे कंट्रीज को बुलाया गया था ऑन रूट नेट जीरो कार्बन एमिशंस करिए आप 2050 तक, साथ में अपना ग्लोबल टेम्परेचर कम करिए 1.5 डिग्री सेल्सियस तक। अब बात बताइए कि नेट जीरो के लिए इंडिया ने कितना कमिट करा है, जस्ट कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स। दूसरा, प्रोटेक्ट करिए इकोसिस्टम को और हैबिटेट्स को। स्टेट्स को इनकरेज करा जाता है कि भाई आप प्रोटेक्ट करिए, रिस्टोर करिए अपने इकोसिस्टम को, और ऐसा रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए जो खड़ा रहे क्लाइमेट चेंज के साथ में। कोलैबोरेशन की बात करें तो पार्टीज जो COP26 में रही, इनको जरूरत थी कोलैबोरेट करने की टू फाइनलाइज द पेरिस रूल बुक विच सेट्स आउट द रूल्स ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट। साथ में मोबिलाइज फाइनेंस, डेवलप्ड नेशंस से कहा गया कि आप मोबिलाइज करिए $100 बिलियन को इन क्लाइमेट फाइनेंस पर ईयर फॉर पुअर नेशंस टू टैकल क्लाइमेट चेंज। आते हैं अब कुछ की आउटकम्स की बात करते हैं ऑफ द COP26। क्या निकल के आए भाई आउटकम्स, आइए जानते हैं। पहले एरियाज ऑफ डिस्कशन देखेंगे और डिसीजंस और डेवलपमेंट्स की फिर बात करेंगे। एम्बिशन की बात करें तो बाय द एंड ऑफ COP26 153 कंट्रीज ने सबमिट करा न्यू क्लाइमेट प्लान्स को, जिसे नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन या NDCs कहा गया, टू स्लैश देयर एमिशंस बाय 2030। कंट्रीज को रिक्वेस्ट करा गया कि आप रिविजिट करिए और मजबूत बनाइए अपने क्लाइमेट प्लेजेस को 2022 के अंत तक। दूसरा, टारगेट एक्शन अगेंस्ट फॉसिल फ्यूल की बात करें तो फर्स्ट एवर COP डिसीजन टू एक्सप्लिसिटली टारगेट एक्शन अगेंस्ट फॉसिल फ्यूल, कॉलिंग फॉर फ्रीज डाउन ऑफ अनएबेटेड कोल एंड फ्रीज आउट ऑफ इनएफिशिएंट फॉसिल सब्सिडीज। तो यही है, सही बात है कि जितना बेकार चीजें उसे आप खत्म करिए, और आप अगर फॉसिल फ्यूल पे सब्सिडीज दे रहे हो जो काम की नहीं है, अनइम्पोर्टेंट है, उसे भी आप खत्म करिए ताकि इनकरेजमेंट उसका कम हो जाए। तीसरा बात करें अडेप्टेशन के बारे में तो कंट्रीज को अर्ज करा गया कि एटलीस्ट डबल करिए अपना कलेक्टिव प्रोविजंस क्लाइमेट फाइनेंस की फॉर अडेप्टेशन फ्रॉम 2019 लेवल्स बाय 2025। साथ में $352 मिलियन को प्लेज करा गया फॉर द यूनाइटेड नेशन अडेप्टेशन फंड, जो हाईएस्ट सिंगल मोबिलाइजेशन है टू द फंड। फंड के पास एडवांटेज था ऑफ बीइंग फोकस्ड, पूरी तरह से फोकस रहने का अडेप्टेशन प्रोजेक्ट्स के लिए, साथ में 100% ग्रांट बेस्ड rather than providing loans to the poor nations। ठीक है, लोन्स वगैरह ना दो भाई, ग्रांट दो ताकि दिक्कत ना हो। साथ में शर्म एल शेख वर्क प्रोग्राम ऑन ग्लोबल गोल ऑन अडेप्टेशन लाया
ताकि रिड्यूस करें रिस्कनेस, वल्नरेबिलिटी, मजबूत करें रेजिलियंस और इंक्रीज करें कैपेसिटी लोगों की और प्लैनेट की कि वो यहाँ पे अडाप्ट कर सके जो भी इम्पैक्ट है क्लाइमेट चेंज के। उसके बाद एरिया है इंटरनेशनल कार्बन मार्केट्स का अंडर आर्टिकल 6। तो आर्टिकल 6 कवर करता है मार्केट और नॉन मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म्स को पेरिस एग्रीमेंट के, है ना, ये फाइनलाइज करा गया। की डिसीजंस क्या रहे इस आर्टिकल के? पहला, कार्बन क्रेडिट्स जनरेटेड अंडर क्योटो प्रोटोकॉल सिंस 2013, इस अमाउंट अगर करें अमाउंटिंग टू 320 million tons of carbon dioxide या equivalent will be carried over to the Paris mechanism but must be used by 2030, 2030 तक यूज कर लेने चाहिए, यूज कर लेने चाहिए इसको, और हाँ इसे कैरी ओवर कर लेंगे पेरिस एग्रीमेंट तक। 5% जो प्रोसीड है अंडर ट्रेडिशनल मार्केट मैकेनिज्म, आर्टिकल 6.4 कहता है ये मैंडेटरली जाना चाहिए टुवर्ड फंडिंग अडेप्टेशन। तीसरा, contribution funds toward adaptation under bilateral trading of credit between countries, आर्टिकल 6.2 ये वॉलंटरी है। चौथा, अवॉइडेंस डबल काउंटिंग का, जिसमें मोर देन वन कंट्री क्लेम कर सकती है सेम एमिशन रिडक्शंस को एज काउंटिंग टुवर्ड्स देयर ओन क्लाइमेट कमिटमेंट्स। और लास्ट में एक्सक्लूजन यूज ऑफ क्रेडिट्स का जो जनरेट करे गए हैं हिस्टोरिकली बिटवीन 2015 से 21 के बीच में फ्रॉम रिड्यूस डिफॉरेस्टेशन या फॉरेस्ट डिग्रेडेशन की वजह से अंडर द यूनाइटेड नेशन स्कीम नोन एज रेड प्लस। उसके बाद लॉस एंड डैमेज की बात करें तो ग्लासगो डायलॉग ने क्रिएट करी एक फंडिंग लॉस एंड डैमेज के लिए। डेवलप्ड कंट्रीज ने कसम खाई कि हम सपोर्ट करेंगे सैंटियागो नेटवर्क को, जो कि एक वेबसाइट है सेटअप करी गई UNFCCC के द्वारा, जिसके लिंक्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के साथ जैसे डेवलपमेंट बैंक के साथ, और ये सपोर्ट करते हैं लॉस और डैमेज में। उसके बाद रूल्स ऑन ट्रांसपेरेंसी ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड सपोर्ट की बात करें तो सारी कंट्रीज ने अग्री करा कि हम इंफॉर्मेशन को सबमिट करेंगे अपने एमिशंस और फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी और कैपेसिटी बिल्डिंग सपोर्ट से रिलेटेड यूज करके कॉमन और स्टैंडर्डाइज सेट ऑफ फॉर्मेट्स और टेबल्स का। उसके साथ कॉमन टाइम फ्रेम्स की बात करें तो कंट्रीज को इनकरेज करा गया कि आप कॉमन टाइम फ्रेम्स को यूज करिए अपने नेशनल क्लाइमेट कमिटमेंट्स के लिए। इसका मतलब कि जो नए नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं जिनमें कंट्रीज ने अपने मतलब जिसे कंट्रीज ने सामने रखा है इन 2025 रखेंगी, शुड हैव एंड डेट ऑफ 2035, और 2030 में ये अपनी फॉरवर्ड कमिटमेंट रखेंगी विद 2040 एंड डेट जिसकी होगी। तो मतलब इस हिसाब से रखा जाएगा, लगभग 10 साल इधर हो गए और 10-10 साल के हिसाब से। अच्छा, थोड़ा ग्रॉसरी की बात करते हैं। तो लॉस एंड डैमेज का मतलब जो समझ रहे हैं ना, अभी ऊपर मैंने लॉस एंड डैमेज का एक नाम लिया था, इसका मतलब होता है कि इम्पैक्ट क्लाइमेट चेंज के ऊपर दैट कैन नॉट बी अडेप्टेड टू, एंड जहाँ पे लॉसेस परमानेंट होते हैं। ये कवर करता है दोनों ही स्लो ऑनसेट प्रोसेस को लाइक सी लेवल और टेम्परेचर राइज को, एक्सट्रीम इवेंट्स को जैसे फ्लड्स, हेरिकेन्स या ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हो गए। उसके साथ दूसरा वाला मार्केट और नॉन मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म अंडर आर्टिकल 6, इसके अंदर 3 सेपरेट मैकेनिज्म आते हैं फॉर वॉलंटरी कोऑपरेशन टुवर्ड्स क्लाइमेट गोल्स विद द ओवरआर्चिंग एम ऑफ रेजिंग एम्बिशन। जो दो मैकेनिज्म्स जो 2 ऑफ द मैकेनिज्म्स आर बेस्ड ऑन मार्केट्स एंड जो दूसरा जो 2 तो ये हो गए, ये बेस्ड है मैकेनिज्म पे, और तीसरा है वो बेस्ड है नॉन मार्केट अप्रोचेस पे। 2 जो मैकेनिज्म्स है वो बेस्ड है मार्केट्स पे और तीसरा वाला जो है वो नॉन मार्केट अप्रोचेस पे। अब आर्टिकल 6.2 गवर्न करता है बायलैटरल कोऑपरेशन को वाया इंटरनेशनली ट्रेडेड मिटिगेशन आउटकम्स which could include emissions cut measures in tons of carbon dioxide या kilowatt hours के हिसाब से renewable electricity का। It could see countries link their emission trading scheme जैसे कि या आप कह सकते हो और buying offsets toward their national climate goals। अब आर्टिकल 6.4 जो है ये क्या करता है, ये लीड करेगा क्रिएशन ऑफ न्यू इंटरनेशनल कार्बन मार्केट को लेके फॉर ट्रेड ऑफ एमिशन कट्स, जिसे बनाया गया बाय पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के द्वारा बनाया जा सकता है पूरे ही वर्ल्ड के अंदर, जिसे कहते हैं हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैकेनिज्म भी। आर्टिकल 6.8 ऑफर करता है एक फॉर्मल फ्रेमवर्क क्लाइमेट कोऑपरेशन के लिए कंट्रीज के बीच में, जहां पे नो ट्रेडेड इज इन्वॉल्व, जैसे कि डेवलपमेंट एड वगैरह। ठीक है, कोई ट्रेड नहीं इन्वॉल्व है जैसे डेवलपमेंट एड वगैरह।
ठीक है, तो हमने इतना कर लिया। अब हम थोड़ा यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, हम बहुत देर से इसके बारे में UNFCCC सुन रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। शुरुआत की बात करें तो इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है, 1992 में स्टैब्लिश हुई थी, फोर्स में आई है 1994 में। ये एक रियो कन्वेंशन है, वन ऑफ 2 ओपन फॉर सिग्नेचर ऑफ द रियो अर्थ समिट इन 1992। रियो कन्वेंशन डिराइव डायरेक्टली फ्रॉम द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, जिसे हम लोग अर्थ समिट भी कहते हैं, जो रियो डी जेनेरियो में हुई थी ब्राजील के अंदर 1992 में। इसकी इट्स सिस्टर रियो कन्वेंशंस आर द UN कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। ऑब्जेक्टिव इसका क्या है, ताकि ग्रीन हाउस गैस कंसंट्रेशन को एस्टैब्लिश करना एटमॉस्फेयर के अंदर इस लेवल तक जिससे डेंजरस एंथ्रोपोजेनिक इंटरफेरेंस प्रिवेंट हो सके विद क्लाइमेट सिस्टम विद इन द टाइम फ्रेम जो सफिशिएंट हो अलाउ करने के लिए इकोसिस्टम्स को, कि वो नेचुरली अडेप्ट कर सके क्लाइमेट चेंज को। उसके बाद इंश्योर करना फूड प्रोडक्शन जो है वो उस पर रिस्क ना आए, उस खतरा ना आए, और इनेबल करना इकोनॉमिक डेवलपमेंट को टू प्रोसीड इन अ सस्टेनेबल मैनर। लोकेशन की बात करें इसकी सेक्रेटेरिएट की, तो ये बॉन जर्मनी के अंदर है। सेक्रेटेरिएट प्रोवाइड करता है टेक्निकल एक्सपर्टाइज और असिस्ट करता है एनालिसिस में और रिव्यू करने में क्लाइमेट चेंज की इंफॉर्मेशन को, जिसे पार्टीज रिपोर्ट करती हैं, एंड इम्प्लीमेंटेशन करने में क्योटो मैकेनिज्म का भी। इसका सेक्रेटेरिएट पार्ट है यूनाइटेड नेशंस का, और ये मेंटेन करता है रजिस्ट्री भी नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन की, जिसे एस्टैब्लिश करा गया अंडर पेरिस एग्रीमेंट। कुछ दूसरे की इंफॉर्मेशन की बात करें तो की अग्रीमेंट्स जो एस्टैब्लिश करे गए कन्वेंशन के अंदर, जैसे उसमें क्योटो प्रोटोकॉल आता है और पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट भी आता है। दोस्तों मेंबरशिप की बात करें तो हैज नियर यूनिवर्सल मेंबरशिप, करीब 197 कंट्रीज जिन्होंने रेटिफाई करा है कन्वेंशन को, आर कॉल्ड पार्टीज टू द कन्वेंशन। जी हाँ, इंडिया इसकी एक पार्टी है। अब दोस्तों नीचे आते हैं, ऑपरेटिंग मैकेनिज्म की बात करते हैं, इसका कैसे काम करता है ये। तो पहला देखते हैं, तो पहला है भाई कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। देखिए सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी है ये कन्वेंशन के अंदर। सारी स्टेट्स जो पार्टीज होती हैं कन्वेंशन को, वो रिप्रेजेंट होती हैं स्कोप के अंदर, हर साल मिलती हैं जब तक के लिए पार्टीज डिसाइड न कर लें कुछ और। दूसरी बात, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज सर्विंग एज द मीटिंग ऑफ द पार्टीज टू द क्योटो प्रोटोकॉल। देखिए देखता है इम्प्लीमेंटेशन क्योटो प्रोटोकॉल का और डिसीजन लेता है प्रमोट करने में इसका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन। सारी स्टेट्स जो कि पार्टीज हैं इस क्योटो प्रोटोकॉल की, उनको रिप्रेजेंट करा जाता है इस CMP के अंदर, वाइल जो स्टेट्स जो नहीं पार्टीज हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं ऑब्जर्वर के तौर पर। उसके बाद कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज सर्विंग एज अ मीटिंग ऑफ द पार्टीज टू द पेरिस एग्रीमेंट, जिसे CMA कहेंगे। तो देखता है इम्प्लीमेंटेशन पेरिस एग्रीमेंट का और डिसीजंस वगैरह लेता है ताकि प्रमोट कर सके इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन। दोस्तों सारी स्टेट्स जो पार्टीज हैं पेरिस एग्रीमेंट की, वो रिप्रेजेंट करती हैं CMA में, पर जो नहीं है इसकी पार्टीज, जो स्टेट्स पार्टीज नहीं है, वो ऑब्जर्वर के तौर पे पार्टिसिपेट करती हैं। अब दोस्तों प्लेज की बात करें, डिक्लेरेशन की बात करें या एजेंडा की बात करें जो रिलीज करा गया COP26 में, ब्रेक थ्रू एजेंडा बताऊं तो ये कमिट करता है। अभी देखिए मैं ये भी बताते चलूंगी कि इंडिया ने कौन कौन सी चीजों को साइन किया है। तो ब्रेक थ्रू एजेंडा जो कमिट करता है कि कंट्रीज एक साथ काम करेंगी क्लीन टेक्नोलॉजी में और सस्टेनेबल सोल्यूशन में, सबसे मोस्ट अफोर्डेबल, एक्सेसिबल और अट्रैक्टिव ऑप्शन बनाएंगी हर एक एमिटिंग सेक्टर के लिए, चाहे वो पावर हो, रोड ट्रांसपोर्ट हो, स्टील हो, एग्रीकल्चर हो, या ऐसा कोई भी हो। ये सब कुछ करेंगी ग्लोबली बिफोर 2030। जी हाँ, इंडिया ने इसको साइन करा है। इतना समझ लो हमारे लिए करना पॉसिबल है, साइन कर लिया है। दूसरा है ग्लोबल मीथेन प्लेज, जो कि एक वॉलंटरी नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट है, जिसके अंदर जो भी कंट्री साइन करेगी वो प्रॉमिस करेगी कि हम अपना मीथेन का एमिशन कट करेंगे बाय एटलीस्ट 30% बाय 2030। नहीं वॉलंटरी था, हमने नहीं साइन करा। उसके बाद यहाँ आ जाओ, तीसरा है ग्लासगो लीडर्स डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट एंड लैंड यूज। तो एक वॉलंटरी डिक्लेरेशन है जिसे साइन करा गया कंट्रीज के बीच में। तो कंट्रीज कहती है कि ठीक है, हम सब एक साथ काम करेंगे, रोकेंगे या रिवर्स करेंगे फॉरेस्ट लॉस को और लैंड का डिग्रेडेशन 2030 तक, वाइल डिलीवर करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को और प्रमोट करेंगे एक इंक्लूसिव रूरल ट्रांसफॉर्मेशन को। नहीं भाई, ये भी था, वॉलंटरी था, हमने नहीं साइन करा। हम ऐसे याद करने के लिए बता रहे हैं, ना सोचिएगा जो वॉलंटरी है सब साइन नहीं करें। हाँ, उसके बाद तीसरा फॉरेस्ट एग्रीकल्चर एंड कमोडिटी ट्रेड स्टेटमेंट की बात करें तो ज्वाइंटली लीड करा गया UK और इंडोनेशिया के द्वारा।
एम ये है सपोर्ट करना सस्टेनेबल ट्रेड को कमोडिटी प्रोड्यूसिंग और कंज्यूमिंग कंट्रीज के बीच में, इसको भी हमने साइन नहीं करा। फिर आया सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पॉलिसी एजेंडा, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पॉलिसी एक्शन एजेंडा फॉर द ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड ग्लोबल एक्शन एजेंडा फॉर इनोवेशन इन एग्रीकल्चर। तो इसमें देखिए, इसमें कहा गया कि जिसने भी साइन करा है इसको, वो अग्री करता है टू अर्जेंट एक्शन एंड इन्वेस्टमेंट टू प्रोटेक्ट नेचर एंड शिफ्ट टू मोर सस्टेनेबल वेज ऑफ फार्मिंग। दूसरे नंबर पे पॉलिसी एक्शन एजेंडा, ये सेट आउट करता है क्या रास्ते होंगे, क्या कदम उठाए जाएंगे जो कंट्रीज जो हैं जिनके माध्यम से कैन टेक टू रीपर्पस पब्लिक पॉलिसीज, साथ में सपोर्ट फ्लड और फूड और एग्रीकल्चर को, और ये सारी चीज़ों के आउटकम्स जो है वो डिलीवर करना, साथ में रूरल ट्रांजिशन है ना, इनेबल करना अ जस्ट रूरल ट्रांजिशन। उसके साथ यहाँ पे ग्लोबल एक्शन एजेंडा ये सपोर्ट करा जा रहा है, वर्ल्ड बैंक, WWF, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, UN फाउंडेशन, कोलंबिया क्लाइमेट स्कूल, बेयर रेन फॉरेस्ट अलायंस, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, एशियन डेवलपमेंट बैंक, यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट वगैरह के द्वारा। अब नेक्स्ट है डिक्लेरेशन ऑन एक्सेलरेटिंग द ट्रांजिशन टू 100% जीरो एमिशन कार्स एंड वैन्स। तो ये अच्छा, एक चीज मैं आपको ऊपर बताना भूल गई कि ये ऊपर वाला भी है ना, ये भी इंडिया ने जो है वो साइन नहीं किया है, ठीक है। अब ये वाला, अब वापस से आते हैं ये वाले पे, ओके जस्ट अ सेकेंड, ओके। अब ये जो है ये एक नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट है सरकारों के बीच में, ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में। एम ये है कि हम काम करेंगे सब लोग मिलके, ऑल सेल्स टू न्यू कार्स एंड वैन्स बीइंग जीरो एमिशन ग्लोबली हो बाय 2040 या फिर बाय नो लेटर दैन 2035 इन लीडिंग मार्केट्स। तो इसने, इंडिया ने इसको साइन किया है और इसी के लिए इंडिया काफी तरह काम भी कर रहा है। तो मैंने बताया ना कि नॉन बाइंडिंग वाला ऐसा नहीं है कि सारे ने नहीं साइन करा है, बिल्कुल किया है, देखिए यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट आता है बियॉन्ड ऑयल एंड गैस अलायंस, बोगा जिसे बोलते हैं। इन्हें जो डेनमार्क और कोस्टा रिका की सरकारें हैं वो लीड कर रही हैं। ये एक इंटरनेशनल अलायंस है सरकार का और स्टेक होल्डर्स का, जो एक साथ मिलकर काम करते हैं ताकि ये जो ऑयल और आपका गैस का प्रोडक्शन है इसे फ्रेज आउट कर पाए। एम ये है कि हम जो इशू है ये ऑयल और गैस के प्रोडक्शन फ्रेज आउट का इंटरनेशनल क्लाइमेट डायलॉग में इसे और उठा सके, बढ़ा सके, इसके लिए काम और कर सके, कमिटमेंट्स कर सके और एक इंटरनेशनल कम्युनिटी बनाए ताकि इस इश्यू को प्रॉपर प्रैक्टिस किया जा सके। उसके बाद है क्लाइडी बैंक डिक्लेरेशन फॉर ग्रीन शिपिंग कॉरिडोर्स। इसमें करीब कोलिशन 22 कंट्रीज का है जिन्होंने अग्री करा है कि हम जीरो एमिशंस शिपिंग ट्रेड रूट्स लेकर आएंगे पोर्ट्स के बीच में, ताकि यहाँ पे जो डीकार्बनाइजेशन है उसे और तेजी में बढ़ाए ऑफ द ग्लोबल मैरीटाइम इंडस्ट्री। अब सिग्नेटरी कंट्रीज ने साइन करा है इस क्लाइडी बैंक डिक्लेरेशन फॉर ग्रीन शिपिंग कॉरिडोर्स को, और जो लॉन्च किया गया था COP26 क्लाइमेट समिट जो ग्लासगो में हुई थी वहां पे, और अग्री करा था कि हम सपोर्ट करेंगे इस्टेब्लिशमेंट एटलीस्ट 6 ग्रीन कॉरिडोर्स का बाय 2025। तो वो 6 ग्रीन कॉरिडोर्स क्या है, पहले ग्रीन कॉरिडोर क्या होता है ये समझिए। ग्रीन कॉरिडोर डिफाइन करे जाते हैं ऐसे शिपिंग रूट्स दो मेजर पोर्ट हब्स के बीच में जिसमें टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिक और रेगुलेटरी फिजिबिलिटी हो, जिसमें जीरो एमिशन शिप्स हो, है ना। ये इसको बढ़ावा दिया जाता है पब्लिक और प्राइवेट एक्शंस के द्वारा। अच्छा, अब देखिए टाइप ऑफ पोल्यूशंस जो शिपिंग सेक्टर करता है वो आपको बता दूं। देखिए ऑयल स्पिल होती हैं, ऑयल स्पिल की वजह से बहुत भारी मात्रा में समुद्रों में, सीज में हजार्डियस केमिकल्स क्या होता है, बह जाता है। तो ये तो गलत है ना, कितनी सारी मरीन ऑर्गेनिज्म इससे मरते हैं, कितना पोल्यूशन होता है। दूसरा साउंड पोल्यूशन होता है जिसकी वजह से मरीन ऑर्गेनिज्म बहुत ज्यादा उन पे इम्पैक्ट आता है। और तीसरा बैलेस्ट वाटर डिस्चार्ज होता है जिसकी वजह से इन्वेसिव स्पीशीज आते हैं ओशंस के अंदर। तो इससे क्या होता है, वो स्पीशीज क्या करेंगे कि ऐसे ऐसे जीव जंतु पैदा होंगे जो वहां के नेचुरल जीव जंतु को मार मार के खा जाएंगे और नेचुरल वाले तो चले जाएंगे। हाँ, तो इसको भी खैर इंडिया ने साइन नहीं करा है। नेक्स्ट बात करते हैं इंडिया के पंच मित्र के बारे में, पंच अमृत के बारे में। तो प्रधानमंत्री हमारे देश के, इन्होंने एक लेड आउट करा इंडिया क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान पंचमित्र, ठीक है। और जो है
ये सीओपी आपका 26 आई एम सॉरी सीओपी नहीं, ये आपका सीओपी 26। अब यहाँ देखिए यूनाइटेड नेशंस की जो आपकी 26th फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की कॉन्फ्रेंस थी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 की जो ग्लासगो में हुई थी, इसमें यहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री ने इस चीज़ को रखा। और ये जो पंच अमृत है क्या है, इंडिया का क्लाइमेट कमिटमेंट है COP 26 में। पंच का मतलब होता है पाँच। पांच क्या चीजें हैं यहाँ देखिए। पहला, हम टारगेट नेट जीरो का पाएंगे 2070। जैसे मैंने आपको शुरुआत में एक क्वेश्चन पूछा था ना कि इंडिया का कमिटमेंट बताइए क्या है, तो जी हाँ, इंडिया की नेट जीरो कमिटमेंट है बाय द ईयर 2070। दूसरा, नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी 500 गीगावाट तक हम बढ़ा देंगे 2030 तक। साथ में 50% अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट रिन्यूएबल एनर्जी से हम मीट करेंगे 2030 तक। रिड्यूस करेंगे टोटल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशंस बाय 1 बिलियन टन्स फ्रॉम टिल नाउ टिल 2030। और साथ में रिड्यूस करेंगे कार्बन इंटेंसिटी को अपनी इकोनॉमी के लिए बाय लेस देन 45% बाय 2030। तो ये हमारी कमिटमेंट है और इसके लिए अभी देख रहे हो कितनी ज़्यादा मात्रा में काम चला। लोग इसको एक्सेप्ट भी कर रहे हैं बहुत सारे। ओला बाइक्स हो चाहे वो तो अलग हो गया, टाटा देखिए कितनी कारें निकाल रहा है इलेक्ट्रिक वाली। तो यहाँ तक ही रखते हैं, बहुत लंबा नहीं खींचेंगे। नेक्स्ट वाले में हम मेजर इनिशिएटिव जो कि लॉन्च करे गए COP 26 के अंदर उनको समझेंगे, जानेंगे, पढ़ेंगे। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच फॉर joining. Thank you so much for listening. All the social media handles are in description box. You can watch my videos on Facebook also. Along with this, there are a number of things like Insta and etc etc. मैं सबको जो है आप ज्वाइन कर लीजिएगा। सारी जगह पे आपको कुछ ना कुछ चीज़ें मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।